जिसे अपनी जाति का पता नहीं वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। फिर क्या था दोस्तों, बवाल मच गया भाई साहब। आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर के बीच में संसद भवन के अंदर जमकर बहस हुई क्योंकि उन्होंने जात पूछ लिया। और फिर क्या था, हमारे हिंदुस्तान को एक नया टॉपिक मिल गया। खैर दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान की राजनीति का अंदाज ये निराला। स्वागत है आपका, क्योंकि आप देख रहे हैं देव की पाठशाला। दोस्तों, जब हम वोट देने के लिए जाते हैं तब हमको ये मालूम नहीं होता कि हम किसे वोट दे रहे हैं। और अगर आपको ये मालूम चल भी गया कि हम किसको वोट दे रहे हैं तो आपको ये मालूम नहीं होता कि आप उसे क्यों वोट दे रहे हैं। यकीन ना हो तो अपने दिल पर हाथ रख के एक बार सोचिए कि जिसे आपने इस बार अपने क्षेत्र से विधायक या सांसद बनाया है, क्या वो आपके काम आ रहा है? नहीं। क्या वो आपके क्षेत्र के काम आ रहा है? क्या वो काम कर रहा है? एक बार गौर जरूर करिएगा। संसद भवन जो कि लोकतंत्र का मंदिर है, हम इन नेताओं को चुनकर वहां पर इसीलिए भेजते हैं कि ये क्षेत्र के काम आए, जनता के काम आए, उनकी समस्याओं को सुने, उनकी समस्याओं को समझें, उसका निराकरण करें। लेकिन 30 जुलाई को बीजेपी के युवा नेता कहे जाने वाले अनुराग ठाकुर जी ने राहुल गांधी जी की नस को जम के मरोड़ दिया। फिर क्या था साहब, दर्द तो होना था। और फिर उस दर्द की चीख पूरे संसद भवन के अंदर गूंजने लगी। दरअसल बात यह है कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के ना जाने कितने सालों पहले से वो ये चिल्लाते फिर रहे हैं कि भाई हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, करवा कर रहेंगे। लेकिन अफसोस कि उनकी सरकार नहीं है तो फिलहाल में वो करवा नहीं पाएंगे। लेकिन वो चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। लेकिन यहां पर तो उल्टा ही दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अनुराग ठाकुर ने इनडायरेक्टली ही सही राहुल गांधी से उनकी जाति पूछ लिया। हालांकि इसके बाद सिर्फ अनुराग ठाकुर ही नहीं बल्कि पूरा देश जो कि बीजेपी का समर्थक है या फिर अंधभक्त है, वो भी अपनी अपनी पोस्ट डालकर पूछ रहे हैं कि भाई आखिर आपकी जाति क्या है। अब बताइए भाई साहब, मतलब जंग किस तरह की छिड़ी है। जिस लोकतंत्र के मंदिर में जनता के लिए बात होनी चाहिए वहां पे जाति के लिए बात हो रही है। दोस्तों, प्राप्त जानकारी के अनुसार जातिगत जनगणना आजादी के बाद पहली बार सन 1951 में हुई थी। इसके बाद 1961, 1971, 1981, 1999, 2001, 2011 में जितनी भी जनगणनाएं हुई उसमें जातिगत जनगणना को एकदम अलग रखा गया था। मुझे एक बात समझ में ये नहीं आ रही है कि एक दशक पहले कांग्रेस की सरकार थी, तब क्या जातिगत जनगणना करवाने का ऐसा ख्याल मन में नहीं आया कांग्रेस के जो अभी आ रहा है। वैसे राहुल गांधी जी, अगर देखा जाए जो अभी आप बात कर रहे हैं जनगणना की, जनगणना करवाने की, तो इसके पहले एक दशक पहले जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और रिमोट कंट्रोल भी सोनिया जी के हाथ में था, मतलब सोनिया गांधी जी के हाथ में था। तो उस वक्त भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात आनी चाहिए थी कि भाई चलो जनगणना करवा लेते हैं। मतलब आपके वैसे पूर्वजों ने कहा था पहले कि हम जाति की बात कभी नहीं करते हैं, लेकिन पता नहीं आपके दिमाग में ऐसा क्या आता है कि आप जाति की बात कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, संसद भवन के अंदर एक नया मोड़ तब आता है जब अखिलेश यादव उस पर एंट्री करते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि भाई साहब कोई भी यहां पर जाति नहीं पूछेगा। आपने आखिर जाति पूछी तो कैसे पूछी, भाई आप कौन होते जाति पूछने वाले, आप ये नहीं पूछ सकते। और इतना सारा एकदम बवाल मचा दिया, पूरे भवन को हिलाकर रख दिया। आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। अब इस वीडियो को आप देख लीजिए। अरे पत्रकार साथी, नाम क्या है इनका? पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना। अखिलेश जी, मतलब काहे को ऐसा करते हो आप? जब आपने ऐसा बोला है, जाति पूछा है, तो फिर बहस काय को करना? मतलब इतनी ईमानदारी दिखाना भी ठीक है नहीं। देखो, आप भी नेता हो और नेता सब एक जैसे ही होते हैं, पर जनता नहीं समझ रही ना कि सब एक जैसे होते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे यहाँ का अलग है, लेकिन वैसा नहीं होता है। सबके यहाँ के एक ही जैसे होते हैं। बात तो सही है। इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा ताकि वीडियो आपको समझ में भी आए और आप लोगों को समझा भी सकें। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश की जनता को, मुझको, आपको आखिर चाहिए क्या? पहले इस बात को समझते हैं। एक युवा को रोजगार चाहिए, या तो उसे सरकारी नौकरी चाहिए, या फिर सरकारी नौकरी अगर ना भी मिले तो भाई उसको प्राइवेट नौकरी मिल जाए ताकि वो अपना जीवन यापन तरीके से कर सके। एक मजदूर को काम चाहिए ताकि वो रोजी रोटी कमा सके, अपना परिवार चला सके और खुशहाल जिंदगी जी सके। एक छोटे व्यापारी को उसका व्यापार चले, दुकान अच्छी चले। एक दुखी इंसान को मुफ्त में इलाज मिल जाए या फिर कम खर्चे में उसका इलाज हो जाए, उसे ये चाहिए। अगर किसी की शादी हो गई है, उनके बच्चे हैं, तो भाई उनको ये चाहिए कि उनके जो बच्चे हैं वो अच्छे स्कूल में पढ़ लें, शिक्षा ग्रहण कर लें और बड़े हुए कुछ अच्छा सा बन जाए। और बाकी पर छोटी मोटी समस्याएं होती हैं उनका निवारण हो जाए। लेकिन हमारे देश के नेता संसद भवन के अंदर बैठकर जाति जाति खेल रहे हैं। अरे नेताजी, जरा इतना तो आपने सोचा होता कि आप किस भवन पर बैठे हैं।
लोकतंत्र के मंदिर पर बैठे हैं, आप वहां पे बैठकर क्या बोल रहे हैं जिससे पूरा देश सुन रहा है, इसका देश पर क्या असर पड़ेगा, इस बारे में शायद आपने सोचा नहीं होगा। क्योंकि आपके इस बयान के बाद में पूरे देश में चर्चाएं चल रही हैं जाति के ऊपर। इन्हीं राजनीतिक पार्टियों ने हमारे देशों को टुकड़ों में बांट दिया है। ऊंची जाति, नीची जाति, पता नहीं कितने प्रकार की जातियों में हमारा देश आज बढ़ चुका है। दोस्तों, जब एक बच्चा छोटा होता है ना, उसके हर जाति के दोस्त मिलेंगे। जब वो स्कूल जाता है उसके दोस्त बन जाते हैं वहां पर। लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है उसको फिर घर वाले बताते हैं, आस पड़ोस के लोग बताते हैं, समाज के लोग बताते हैं कि बेटा तू इस जाति का है और तू उच्च जाति का है, तू निचली जाति वाले लोगों से दोस्ती मत करना। फिर क्या था, उसे मालूम होता है, फिर उसकी जिंदगी में एक नया खेल चालू होता है जो कि जाति का खेल है। और आज समाज में बहुत सारी ऐसी मुहिम चलाई जा रही है कि लोग जात पात से दूर रहें और सिर्फ मानवता की बात करें। लेकिन हमारे नेता ही हैं जो लोग भूल जाते हैं, फिर से उन्हें याद दिलाते कि नहीं, अब बात यहाँ पर जात पात की होगी, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। जब तक वो जात पात की बात नहीं करेंगे तो उनको वोट नहीं मिलेगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, मैं उनसे बस एक ही बात कहना चाहूंगा, आप चाहे जो भी बीज लगाएं, किसी प्रकार का ही बीज हो, क्योंकि ये जातिगत बीज ही बोया गया है। तो मैं आपसे एक बीज के बारे में बात कर रहा हूं उदाहरण के तौर पर। आप जिस बीज को भी लगाएं अपने बाग में, अपने बगीचे में, उससे पहले उसके बारे में जान लें कि इसका नुकसान क्या है, इसका फायदा क्या है, अभी प्रेजेंट में इसका क्या असर होगा और इसका फ्यूचर में क्या असर होने वाला है। साथियों, आज की इस गंदगी भरी राजनीति में हमारे यहाँ की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, हमारे यहाँ के जो नेता हैं, हिंदुस्तान के भविष्य के लिए एक ऐसा बीज बो कर जा रहे हैं जो आगे चलकर बहुत ही घातक साबित होने वाला है। हमारे यहाँ की जो आने वाली पीढ़ी है वो जात पात के नाम पर लड़ लड़ के कट कट कर मरेगी, जिसका दृश्य आपको देखने को मिलता होगा, सुनने को मिलता होगा। आज हम टीवी चैनल पर देखते हैं कि दो समुदाय के बीच में झड़प हुई, इतने लोग घायल हुए, इतने लोग मर गए। उसके बाद में नेताजी आते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं कि भाई जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा दिया जाएगा या वगैरह वगैरह। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस लड़ाई के पीछे का, इन दंगों के पीछे का अगर आप कारण जानने की कोशिश करेंगे तो आपको यह मालूम होगा, या तो इसका सीधा कनेक्शन राजनीतिक पार्टियों से होगा या फिर राजनीतिक पार्टी के लोगों से होगा। जो एक विशेष धर्म समुदाय के लोग होते हैं उनको पार्टियां शामिल करती हैं और उसके बाद में फिर वहीं से खेल शुरू होता है। हम एक छोटी सी बात करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, जब भी आपके यहाँ पर चुनाव आते हैं तो राजनीतिक पार्टियां जातिगत समीकरण के आधार पर टिकटों का वितरण करती है। ये आप सभी जानते हैं। जिसके क्षेत्र में जो जाति ज्यादा है तो टिकट उसको दी जाती है और नेता भी उस जाति के बन भी जाते हैं हमारे यहाँ पर। अब विषय ये आता है कि ठीक है, जाति का तो है, लेकिन वो आधा है, गधा है, चोर है, कामचोर है, काम करता है कि नहीं करता है, खौआ है एक नंबर का, और आप उसको जाति के नाम पर वोट दे देते हैं। अब जहां जहां पर जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके क्षेत्र में ऐसा हुआ तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि वो आपकी जात का लेकिन काम नहीं करता, मतलब समाज के लिए भी काम नहीं करेगा वो। उसका सबसे पहला मतलब क्या होता है मालूम है कि जनता यहाँ की जात के नाम पर मुझे चुनकर लेके आती है। तो क्या काम करता है वो? सबसे पहले अपना घर को करता है, फिर अपने बिजनेस को स्टैंड करता है, वो अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजता है। गरीबों के बच्चे कहाँ पर पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल में जहाँ टूटा फूटा होता है वहां पर पढ़ेंगे। किससे? गरीब के बच्चे, वो उसके समाज के बच्चे, जिस समाज ने उसको वोट देकर ऊपर तक पहुंचाया है। कभी आकर वो रूझ पूछ भी नहीं करता है कि आप कैसे हैं, आपके बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं क्या नहीं, उसको मालूम है कहाँ पे पढ़ रहे हैं। और आपने क्या काम किया? या तो 500 रुपए लिया, 1000 रुपए लिया, उसको वोट दे दिया, समाज है आपने वोट दे दिया, किसी शराब पी के वोट दे दिया। और उसका नतीजा है कि आज जहां पर जनता के हक अधिकार की बात होनी चाहिए, उस संसद भवन के अंदर लोग जाति पूछ रहे हैं। मुझे संत कबीर जी का वो दोहा याद आ गया, जात न पूछिए साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, जात न पूछिए साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का पड़े रहने दो म्यान। अब यहाँ पर ये बताइए कि नेताओं में कौन साधु है, कौन ज्ञानी है जिससे कि हम ज्ञान प्राप्त कर सकें। और रही बात तलवार की, तो जितने भी हमारे राजनीतिक नेता हैं जिस तरह की बातें कर रहे हैं, लगता है कि इनकी राजनीति में जंग लग चुका है। दोस्तों, आपने एक बात को महसूस किया होगा, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हमारे देश पर हैं वो किसी ना किसी धर्म, किसी ना किसी जाति के साथ में अपनी जड़ों को मजबूत करती आ रही है। अगर हम बात करें बीजेपी की, बीजेपी हमेशा हिंदुत्व की बात करती है, सनातन की बात करती है, और लगता है हिंदुओं की भाई कहीं ना कहीं ये जो पार्टी हमारी हितैषी है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस दलितों की बात करती है, पिछड़ों की बात करती है, आदिवासियों की बात करती है, मुस्लिम की बात करती है, तो उनको लगता है कि भाई ये पार्टी हमारे लिए सेफ है। मतलब
हर पार्टी ने अपना जो एक जगह बनाकर रखी है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं ये जातिगत समीकरणों के आधार पर चल रही हैं। तो सिंपल सी बात है, आज जिस लोकतंत्र के मंदिर में दूसरी बातें होनी चाहिए थी, वहां पे जाति की बात हो रही है। जाते जाते मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहूंगा, जब भी अब चुनाव हो और आप वोट देने जाएं तो आप कास्ट को नहीं, राष्ट्र को चुनिएगा। अगर आप फिर से कास्ट को चुनेंगे तो यही होगा जो हो रहा है। अगर आप राष्ट्र को चुनेंगे वो होगा जो अभी तक नहीं हुआ है। जाते जाते अपने अंदाज में इस वीडियो को मैं खत्म करूंगा कि ईश्वर ने दो ही रंग दिए, एक गोरा और एक काला। ईश्वर ने दो ही रंग दिए, एक गोरा और एक काला। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप देख रहे थे देव की पाठशाला। जय हिंद, जय भारत।